हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, कोर्स कोड बीपी 803T, जो कि हमारे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यानी एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जरूर देख लेना चाहिए, आपको एग्जाम में फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है, जो कि 75 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। आपको सभी सेक्शंस को यहाँ पर सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ब्रीफ में आप आंसर करते हो। हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मार्केटिंग। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है? आप समझिए कि दो और दो से ज़्यादा कंपनी जब एक सेम लेवल पर वर्क करती हैं, एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से एक कोऑपरेशन होता है सिमिलर लेवल की फर्म्स में, और एक कंबाइंड रिसोर्स यूज करके, यूटिलाइज करके वो लोग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से शेयर कंट्रोल होता है। दो फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करती हैं और एक प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिंटैक का। जिंटैक जो वो जीएसके प्रोडक्ट है, और जो है उसके साथ रोश के साथ मिलकर के 1980 में दोनों ने सेम प्रोडक्ट जो है लेकर के मार्केट में लेकर के आए थे, अलग अलग जगहों पर ले जाकर जाते थे और सेम यूटिलाइज करते थे सेम मॉलिक्यूल को। तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग के अंतर्गत रखते हैं। जबकि वर्टिकल मार्केटिंग के अंदर जो है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स जो होते हैं वो एक सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट चैनल लेवल्स पर, और एक इम्प्रूव इफिकेसी और कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सेंट्रलाइज और कंट्रोल देखने को मिलता है, जहाँ पर, या कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल देखने को मिलता है, जहाँ पर फार्मा मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा वर्टिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज टेंडर प्राइसिंग। टेंडर प्राइसिंग एक प्राइसिंग होती है जब भी कोई कंपनी या कोई पर्सन जो है वो सबमिट करता है अपने कोटेशंस या बिड को टू सप्लाई प्रोडक्ट, स्पेशली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो ये काम करना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर काम या उस प्रोडक्ट के लिए जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट सुटेबल क्वालिटी होगी, और जो प्राइस होगा वो सबसे मिनिमम प्राइस जो देता है उसी की बिड को जो है मान लिया जाता है और उसके टेंडर को पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन हम क्यों करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का? तो हम पहला तो ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस फैले, जो सेल्स एंड मार्केटिंग का जो शेयर है वो इंक्रीज किया जा सके, कस्टमर्स को और जो यूजर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में आप बता सकें। इसके साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदें, और जो ब्रांड की लॉयल्टी है और जो गुडविल है वो मेंटेन रहे, और मार्केट जो कंपटीशन है उसको बढ़िया से फेस किया जा सके। इसके लिए प्रमोशन की आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन जो है वो रेफर करता है किसी भी डिसीजन को जो कि वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, साइज, रेंज या प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी एक इंपॉर्टेंट बात को लिया होता है जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स की नीड को समझती है, उसको सेटिस्फाई करती है और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, अपनी सेल्स को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रांडिंग एंड पर्पस ऑफ पैकेजिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एक प्रोसेस को, एक प्रोडक्ट को, या एक प्रोसेस है जहां पर एक यूनिक नेम, सिंबल, डिजाइन, आइडेंटिटी एक किसी प्रोडक्ट को आप देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे कंपटीटर से बिल्कुल अलग हो जाता है। कई बार तो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है आपका प्रोडक्ट कि लोग आपके प्रोडक्ट के नाम से ही, आपके ब्रांड के नाम से ही आपके प्रोडक्ट को जानना शुरू कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट को उसी ब्रांड नाम से जानने लगते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, डालडा का एग्जांपल ले सकते हो। डालडा मतलब वनस्पति घी, बट जितने भी कंपनियों के वनस्पति घी आते हैं ज़्यादातर लोग उसको डालडा ही बुलाते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और ब्रांड बनाने से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, जो कस्टमर की लॉयल्टी है, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में आपको फायदा मिलता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट का रिकॉग्निशन मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज जो है वो बढ़ जाती है। तो आप, ब्रांड का सिंपल सा मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को इतना बढ़िया से करिए कि लोग आपके काम से आपको जानना शुरू कर दें, आपके प्रोडक्ट को लोग पहचानना शुरू कर दें। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग एंड कवरिंग द प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, बेसिकली, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, पहली बात तो वो डैमेज से बचता है, जो फिजिकल डैमेजेस होने वाले हैं जब उसको हम ट्रांसपोर्टेट कर रहे हैं।
इसके साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोडक्ट की सारी जो लेबल वगैरह उसके ऊपर लिखे रहते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको मिलती है। जो जितनी भी दवाएं हैं उस पर सभी इंपॉर्टेंट जो उसकी जानकारी है वो आपको दिखती है, जिसमें कंपोजिशन हो गया, वो शेड्यूल H1 है या एच ड्रग है या कैसे उसको लेना है, डायरेक्शंस फॉर यूज, सब कुछ मिलता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जो होता है वो ईजियर हो जाता है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छी पैकेजिंग होगी तो बढ़िया प्रोडक्ट बिकता है। इसके साथ ही साथ कंटामिनेशन और अडल्ट्रेशन जो है उसमें भी हमको प्रिवेंशन मिलता है। तो जो पर्पस ऑफ पैकेजिंग है वो काफी सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं कि जो जहां पे पहले बन रहा है कौन कौन आएगा। एक तो मैन्युफैक्चर जो बना रहा है, दूसरा कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रहे हैं, तीसरा हमारा जो है स्टॉकिस्ट जो कि स्टॉक करता है, फिर होलसेलर्स जो कि उसे होल में बेच रहे होते हैं, बल्क में बेच रहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि होलसेलर से रिटेलर तक ले जा रहे हैं, फिर रिटेल फार्मासिस्ट या जो केमिस्ट शॉप्स हैं वहां पर, इसके बाद हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में, एंड लास्ट में हमारे कंज्यूमर्स या पेशेंट तक वो पहुंचता है। इन सभी को हम लोग फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव फंक्शन एंड होलसेलर, फंक्शंस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर्स जो होते हैं उनका फंक्शन है कि वो परचेज करें गुड्स को या हमारी जो ड्रग्स हैं उनको बल्क में, स्टोर करें, उनको संभाल करके रखें, सप्लाई करें गुड्स को रिटेलर तक, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रोवाइड करें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी लेकर के जाएं, मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन उसमें वो पूरे तरीके से उसको ऑफर करें, और कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो बना करके रखें मार्केट में। ये उनका काम होता है होलसेलर्स का। रिटेलर्स जो होते हैं वो सेल्स करते हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स या फिर पेशेंट, जिसकी वजह से जो कस्टमर सर्विस है वो प्रोवाइड कर पाते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बना करके रखते हैं रूरल लेवल पर या एक आसपास आपके घरों के आसपास। इसके साथ ही साथ जो है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। बल्क की जो क्वांटिटी है उसको स्मॉल यूनिट में वो बेचना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पैरासीटामोल 2 ही गोली चाहिए तो हम पूरा पत्ता नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कई बार हमारे रिटेलर्स जो होते हैं वो उसको कट करके दे देते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारा काम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ वो कंज्यूमर का फीडबैक भी लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन से डॉक्टर्स कौन सी दवाएं लिख रहे हैं या कौन सी दवाएं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये सारे जो कंज्यूमर फीडबैक्स हैं वो भी रिटेलर से ही कंपनी तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड कंज्यूमराइजेशन। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आप लोग आजकल टीवी पे बहुत सुनते होंगे, जहाँ पे किसी भी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो बना रही है या जितने तरीके के प्रोडक्ट्स वो बना रही है, उन सभी प्रोडक्ट्स के कलेक्शन को ही हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो जनरल प्रोडक्ट्स बनाती है, मान लीजिए कि वो कुछ मिल्क पाउडर बना रही है, या फिर क्या नाम है प्रोटीन पाउडर बना रही है, च्यवनप्राश बना रही है, कुछ विक्स इनहेलर बना रही है, जैसी चीज़ें बना रही है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो जनरल प्रोडक्ट में आएंगी। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स में कुछ चीज़ें बना रही है, या फिर शेड्यूल H1 ड्रग्स भी बना रही है। तो जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका, इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंज्यूमराइजेशन एक सोशल मूवमेंट होता है जहां पर हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहें, यानी हम इंश्योर करते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। इसी को कंज्यूमराइजेशन के नाम से जानते हैं या कंज्यूमरिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन मेल ऑर्डर सेलिंग। मेल ऑर्डर सेलिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे आसपास, जहां पर हम एक मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स बनाते हैं, जहां पर हम अपने सामान को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक बेच रहे हैं विथ बाई पोस्ट, कुरियर, टेलीफोन, ऑनलाइन ऑर्डर या फिर किसी और तरीके से, जिसमें एक फिजिकल रिटेल शॉप या होलसेल शॉप हम नहीं डाल रहे हैं, सीधे हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं और रिटेल शॉप नहीं आ रहा है कस्टमर और उसको घर बैठे सामान मिल जा रहा है। दैट इज नोन एज मेल ऑर्डर सेलिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो, ये एक स्टडी है जो कि कंज्यूमर के ऊपर की जाती है कि कैसे इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को सेलेक्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, या किसी प्रोडक्ट के प्रति या सर्विस के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये कंज्यूमर का बिहेवियर कहलाता है। जैसे कि आप लोगों से जब मैं बात करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कई बार जो है आपके बिहेवियर को पकड़ करके आपके लिए चीज़ें लेकर के आते हैं। दैट इज ऑल्सो क्या नाम है इंक्लूड्स इन द मार्केटिंग एरिया ऑल्सो। तो जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को पकड़ के और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स जो है मार्केट पे लेकर के आते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की, लो लिटरेसी रेट है, कई बार अपनी बातों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लो लैक ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होता है, कई बार लो परचेजिंग पावर होती है, कई बार रूरल एरिया में लोग परचेज नहीं करना चाहते, उनको जरूरत तो है लेकिन वो सामान नहीं खरीद रहे हैं। स्कैटर्ड पॉपुलेशन होते हैं, कई बार आप गए हैं रूरल एरिया में मार्केटिंग करने के लिए और आपको इकट्ठा लोग नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोग एक कोने में रहते हैं, कुछ लोग एक तरफ रहते हैं खेत के या गांव के कुछ इलाके में, अलग अलग जगहों पर लोग रहते हैं और घर जा लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं,
लिमिटेड अवेयरनेस होती है अबाउट द प्रोडक्ट की, और जो सीजनल डिमांड और इनकम अनसर्टेनिटी है जो है वो भी हमें रूरल मार्केटिंग के दौरान हिट करती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं रूरल मार्केटिंग के दौरान। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमें लार्ज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनको आपको डिटेलिंग में करना है, एस्से के रूप में लिखना है। अच्छी बात होती है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से 2 आपको सॉल्व करने होते हैं, हर सही आंसर के लिए 10 मार्क्स मिलता है, टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है ये। डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, और हाउ वी कैन क्लासिफाई प्रोडक्ट्स, डिस्कस प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिटेलिंग, डिटेलिंग क्या होती है, explain the purpose of detailing, duties, selection, training, compensation and prospects of professional sales representative। जो प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसको कई बार PSR भी बोलते हैं, इनके जितने भी काम हैं जिसमें ड्यूटीज हैं, डिटेलिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, जो प्रोस्पेक्टस है, इन सभी के ऊपर प्रश्न अलग अलग भी पूछे गए या एक साथ भी पूछे गए, तो आप इसको जरूर अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट इज डिस्कस मार्केट सेगमेंटेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट डिस्कस द स्टेज इन्वॉल्व इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां पर हमें 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हमें 5 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व करने होते हैं। इन 5 में आप इसको ए बी, मैं लिखना छूट गया है, आप इसको लिख लीजिएगा ABCDEFG। अब इसमें से 5 जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना होता है, और सही आंसर के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। पहला प्रश्न हमारा डिस्क्राइब अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रमोशनल बजट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बजट एलोकेशन, ये बजट पे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, briefly explain the stages involved in the market research. Next is define distribution channels, explain about types of distribution channel। distribution channel जो है वो important question है, कई बार पूछा गया। discuss pricing and various factors या determinants of the pricing। एक चीज का ये ध्यान रखिएगा कि प्राइसिंग जो होती है, प्राइसिंग के ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे होगा। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन पेशेंट चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट, or differentiate between advertising and personal selling. Give a note on new product decision, or give overview of qualitative and quantitative aspect, size, composition of Indian pharma market। बड़ा ही ऐसे टाइप का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स मोटिवेटिंग द फिजिशियन इन द प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया कि फिजिशियन को आप कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं कि वो आपकी ड्रग को प्रिस्क्राइब करें। नेक्स्ट इज व्हाट डेमोग्राफिक एंड सोशियो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को डिफाइन करने वाले डेमोग्राफिक एंड सोशियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द प्रोमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर OTC प्रोडक्ट्स, OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स को किस तरीके से हम लोग जो है प्रमोट करेंगे। एंड नेक्स्ट वेरियस फंक्शन ऑफ नापा एंड DPCO, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से अपना काम करता है। ये आप सभी इन दोनों के ऊपर, नापा और DPCO के ऊपर 2 नंबर 5 नंबर में कई बार प्रश्न पूछा है, तो अच्छे से इसको जरूर तैयार करिएगा। तो ये था आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। कई बच्चे मांग रहे थे कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का दीजिए, तो मैंने 4-5 साल के पुराने पेपर्स देख करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। आशा करता हूं कि आपको इससे काफ़ी फायदा पहुंचे और आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो। और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे गए। इन प्रश्नों के आंसर करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये प्रश्न को लिख रहे हैं या इनके प्रश्न को तैयार कर रहे हैं, तो इनसे मिलते जुलते बहुत सारे नए प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनका आंसर वहां पर भी उठा करके लिख सकते हो। इसको आप ध्यान रखिएगा और आपके पेपर्स अच्छे से हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादातर लोगों तक ये क्वेश्चंस नहीं पहुंच रहे हैं, तो पहुंचाइए उसको, ताकि आपके दोस्त भी पास हो जाए। और अगर आपके कोई कमेंट है, कोई आपको क्या नाम है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।